Hello guys, welcome to another video of Polity. Today we are going to start parts 8 to 13. मैंने पार्ट 6 तक लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, पार्ट 7 नहीं है, रिपील हो चुका है, इसीलिए पार्ट 8 से करेंगे. सो पार्ट 8 में है हमारी यूनियन टेरिटरीज. आपको याद होगा कि पार्ट 5 में हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था, पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में, एंड नाउ पार्ट 8 अबाउट यूनियन टेरिटरीज. सो आर्टिकल 239 से 241 तक पार्ट 8 में आता है, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी से डील करता है. सो 239 आर्टिकल में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. 239A क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज. आपको पता होगा ना, जैसे दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में और पुडुचेरी में ही हमारी असेंबलीज है, बाकी जगह नहीं है, तो इस वजह से ये आर्टिकल है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आ भी रखा है एग्जाम में कि स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिए हैं दिल्ली को. सो इट इज अंडर 239AA. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, हमने आर्टिकल 1 के अंदर ये देखा था, जो टेरिटरी है ना, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होगी. टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. आज एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है और कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है. और जो यूनियन टेरिटरीज है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं. बट जो प्रेसिडेंट है ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं. जैसे हमारे स्टेट्स के लिए चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे यूनियन टेरिटरी के लिए आइदर लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर्स होते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो हम पढ़ते हैं यूनियन टेरिटरी में, वो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली. सो जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1991, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं और एक स्पेशल स्टेटस भी मिलता है, दैट इज रीडेजिग्नेटेड इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. सो किस अमेंडमेंट से ये चीज़ हुई है? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991. एंड दिल्ली में हमारे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, उनको क्या बोला जाता है? ही इज लेफ्टिनेंट गवर्नर. वैसे तो चीफ मिनिस्टर भी है बिकॉज असेंबली है वहाँ पर, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं बिकॉज इट्स एन यूटी. अब उस अमेंडमेंट ने एक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट की थी फॉर दिल्ली, और जो स्ट्रेंथ रखी गई थी वो है 70 मेंबर्स. ओके, कितनी है? 70 मेंबर्स विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. आपको पता है दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं. सो द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फिक्स्ड एट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. वैसे हमने क्या देखा था कि 15% होते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. सो 10% हो गए दिल्ली के केस में, विच इज 7, जिसका मतलब है 70 का 10% कितना हुआ? 7. इस एक चीफ मिनिस्टर और 6 आधे मिनिस्टर्स. अब जो चीफ मिनिस्टर है उनको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर. आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारी जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करेंगे. द अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. The assembly can make laws on all the matters of the state list and the concurrent list except 3 matters. ये तो काफ़ी बार आया है कि कौन से 3 मैटर है जिसमें जो दिल्ली की जो असेंबली है वो लॉज नहीं बना सकती है. सो दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. ये तीनों रट लो, बट द लॉज ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल ओवर दोज मेड बाय द असेंबली. ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 9 विच डील्स विद द पंचायत्स. सो आर्टिकल 243 से 243O, ओके, ओ पार्ट 9 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत से डील करता है. सो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायत से रिलेटेड. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में है? 243B. रिजर्वेशन 243D. ड्यूरेशन क्या है? 243E. अब पावर क्या है? 243H. फिर इलेक्शन कैसे होंगे? 243K. सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू वंस. जो टर्म है ना पंचायती राज इन इंडिया, ये सिग्निफाई करता है द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, मतलब जो गांव वगैरह में गवर्नमेंट होती है वो पंचायत होती है, राइट. सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. सो पंचायत 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उससे ऐड करा गया था द 11th शेड्यूल, जिसमें पंचायत है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. और पंचायत के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी. इट इज नोन फॉर रिकमेंडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत. ओके, तो किसने बोला था कि हमें पंचायत सिस्टम चाहिए? कौन सी कमेटी ने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने. और हमें 3 टायर पंचायती राज चाहिए, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब ये देखो कि राजस्थान ना पहला स्टेट है जिसने पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया था इंडिया में.
and the scheme was inaugurated by the Prime Minister on 2 October 1959 in Nagaur district. तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है या स्टेट भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर पंचायती राज पहले आया, और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में आया, ओके, इन 1959 इटसेल्फ। अब क्वालिफिकेशन क्या है, पंचायत के मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम 21 साल का होना पड़ेगा। अब टेन्योर 5 साल है, और अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाएगी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर तो एक इलेक्शन फिर से कॉन्स्टिट्यूट होंगे और वो 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब पंचायत में ना एक रिजर्वेशन सिस्टम है कि 1/3 जो सीट है ना वो विमेंस के लिए हम रिजर्व करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज। ये 12th शेड्यूल और 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। 243P से लेके 243ZG अंडर पार्ट 9A डील्स विद म्युनिसिपैलिटी। सो यहाँ पर भी सेम मैंने सारे आर्टिकल्स लिख दिए हैं, प्लीज गो थ्रू वंस। अब 8 टाइप के ना अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है। आपको पता है पंचायत जो है विलेजेस में होती है और जो म्युनिसिपैलिटीज है वो टाउन्स एंड सिटीज में होती है। सो 8 तरह के टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल प्रपोज एजेंसी। अभी मैंने बताया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। सेंट्रल लेवल में जो सब्जेक्ट है ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये डील करता है 3 मिनिस्ट्री से। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इन 1688 द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन मद्रास। बहुत पुरानी बात है, देखो 1688 में ही हो गया था। अब 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज होती है, जैसे हमने पंचायत में देखा था 3 तरह के। पहली है नगर पंचायत फॉर एरिया ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरियाज। और इनका भी टेन्योर 5 ईयर्स होता है। एंड म्युनिसिपैलिटी अगर डिसॉल्व हो जाती है प्री मैच्योरली, मतलब टर्म कंप्लीट होने से पहले, तो 6 महीने के अंदर यहाँ भी इलेक्शन कंडक्ट करने होंगे। और सेम वे जैसे पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन थी वुमेन के लिए, वैसे म्युनिसिपैलिटीज में भी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखते हैं, ये बहुत बाद में ऐड हुआ है। सो 243ZH to 243ZT अंडर पार्ट 9B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिख दिए हैं, प्लीज गो थ्रू वंस। सो मैंने बताया ना ये काफी बाद में ऐड हुई है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 बहुत रिसेंटली है, तब ऐड करा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को टू गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी 3 चेंजेस से हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसने क्या क्या चेंज किया है, पहले तो इसने आर्टिकल 19 में एक राइट बना दिया है टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 43B में इट हैज आल्सो इंक्लूडेड अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और 9B जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है वहाँ पे एक पार्ट 9B है द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 243ZH से 243ZT। अब नंबर एंड टर्म क्या है मेंबर के। सो जो बोर्ड है दैट शुड नॉट एग्जिट 21 डायरेक्टर्स, और जो टर्म है ना वो भी 5 ईयर्स है इन दिस केस ऑल्सो फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। और रिजर्वेशन होगी 1 सीट की फॉर SC एंड ST और 2 सीट्स की फॉर विमेन। वहाँ 1/3 था, यहाँ पे 2 सीट है। और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई प्रोविजन बना सकती है फॉर को-ऑप्टिंग पर्सन विद एक्सपर्टीज इन बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, उनको भी ले सकते हैं, ओके। बट वो जो को-ऑप्टेड मेंबर है ना वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है इलेक्शन में, बट वो सिर्फ ऑफिस बियरर है। अब जो इलेक्शन है कोऑपरेटिव बोर्ड का वो भी 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए ऑन बोर्ड सुपर सेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 244 अंडर पार्ट 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 244 में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 244A में आता है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम, असम से रिलेटेड होगा तो 244A में। अब जो 5th शेड्यूल है एंड 6th शेड्यूल है, हम देख के आए थे जब हमने शेड्यूल पढ़ा था कि जो 5th शेड्यूल है वो डील करता है शेड्यूल एरिया से एक्सेप्ट 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो 6th शेड्यूल है वो इन चारों स्टेट के ट्राइबल एरिया से डील करता है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके। दो प्रेसिडेंट है ना उनको एम्पावर दी गई है कि वो कोई भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं एज शेड्यूल एरिया। वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उनका एरिया बाउंड्री लाइंस भी चेंज कर सकते हैं, और ऐसी कोई डेजिग्नेशन मतलब हटा भी सकते हैं, और फ्रेश ऑर्डर भी बना सकते हैं फॉर रीडेजिग्नेशन ऑफ एन एरिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। और जो भी स्टेट में हम शेड्यूल एरिया बनाएंगे ना वहाँ पर एक मस्ट है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो टू एडवाइज द गवर्नर ऑन मैटर्स कंसर्निंग द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स रिसाइडिंग देयर। और जो ट्राइबल एरियाज है ना वो मोर ऑटोनोमसली गवर्न होते हैं देन शेड्यूल एरिया, और ट्राइबल एरियाज में क्या होगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, ओके।
अब जो 4 स्टेट, इनके जो ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? असम के हैं नॉर्थ कचार हिल्स, कार्बी एंगलॉन बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, मेघालय के खासी जयंतिया गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा की त्रिपुरा ट्राइबल एरिया और मिजोरम का चकमा डिस्ट्रिक्ट, माला डिस्ट्रिक्ट एंड लाई डिस्ट्रिक्ट। द नेक्स्ट वी हैव पार्ट 11 जो कि रिलेशन के बीच में डील करता है कि हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे। आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 अंडर पार्ट 11 डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। सो यहाँ पर सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3 है। 246 में है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, 248 में है रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर और 263 इंपॉर्टेंट है जो प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। अब जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो हम 3 चीजों के अंदर पढ़ते हैं, पहले तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लास्टली फाइनेंशियल। सो 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव आता है और 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच आता है, और जो फाइनेंशियल है वो हम पार्ट 12 में देखेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, तो उसके ऊपर ही ये चीज है जो कि हमारे 7th शेड्यूल में है। सो पार्लियामेंट में ना जो भी लॉज बनते हैं या पार्लियामेंट के पास जब अथॉरिटी होती है लॉ बनाने की, वो यूनियन लिस्ट में आता है और आज उसमें 100 सब्जेक्ट है। पहले ओरिजिनली 97 थे और एग्जांपल क्या है? डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स, करेंसीज। अब स्टेट के पास जो पावर है बनाने की वो स्टेट लिस्ट में आएंगे। आज उसमें 61 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 66 थे। ओके, लाइक पब्लिक ऑर्डर पुलिस, एग्रीकल्चर। ये पब्लिक ऑर्डर पुलिस दिल्ली से कंफ्यूज मत करना। एंड नाउ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की जहाँ पे बराबर है पावर, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 47 थे, लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। अब थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 5 जो सब्जेक्ट्स है ना वो ट्रांसफर किए गए थे फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, और वो 5 कौन से है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये देख लेना, ओके, ये कभी ऑप्शंस में देते हैं कि कौन से थे और कौन सी नहीं है। और जो मैटर नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट वो कहाँ पर आते हैं? वो रेसिड्यूरी पावर के अंदर आते हैं और उसमें से पार्लियामेंट का राइट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट काउंसिल। ये क्या है? ये एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट नॉट परमानेंट। ओके, एस्टैब्लिश हुई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करी थी अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका प्राइमरी पर्पस क्या है? हम इंटर स्टेट काउंसिल हमें क्यों चाहिए और क्यों बनाई गई? बिकॉज टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और अमॉन्ग द स्टेट्स देमसेल्फ। अब जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो फॉर्मली एस्टैब्लिश करी गई थी 1990 में बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। दिस हैव कम मल्टीपल टाइम्स इन वेरियस एग्जाम की कौन से कमीशन के वजह से हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन बनाया था या कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया था, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सरकारिया कमीशन ने क्या बनाया था। अब जो कॉम्पोजिशन है इंटर स्टेट काउंसिल की वो कैसी है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होते हैं। ओके, जो चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट्स के वो मेंबर होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब से दिल्ली और पुडुचेरी वो भी मेंबर्स होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी मेंबर्स होंगे। मतलब ऑब्वियसली सारे मेंबर्स है। और जो 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स वो होम मिनिस्टर होंगे और नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। एंड अदर 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसमें से 1 होम मिनिस्टर होंगे और बाकी 5 को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वो भी मेंबर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव जोनल काउंसिल्स। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो एस्टैब्लिश करी गई थी बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारे इंटर स्टेट में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे हो उसके वजह से। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उसने जोनल काउंसिल को 5 में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। नॉर्थ ईस्टर्न अलग से है। ओके, ये देखो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग से बनाई गई थी बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। और ये क्यों बनाई गई थी? ऑब्वियसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सारे पहले ऐड कर लिए गए थे, सिक्किम को 2002 में किया था। और ये काउंसिल जो है एक्ट करती है एज ए रीजनल प्लानिंग बॉडी। अब जोनल काउंसिल के कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन विच इज द यूनियन होम मिनिस्टर, कॉमन फॉर ऑल जोनल काउंसिल्स। वाइस चेयरमैन जो कि चीफ मिनिस्टर होंगे मेंबर स्टेट्स के। ओके, जिस भी स्टेट में बन रही है। मेंबर्स क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल अदर मेंबर स्टेट इन द जोन, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच ऑफ द मेंबर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और एडवाइजर्स भी होते हैं जो कि प्लानिंग कमीशन, अभी तो नीति आयोग है, वो रिकमेंड करते हैं। ओके, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ मेंबर स्टेट, डेवलपमेंट कमीशन ऑफ द मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट 12 जो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से डील करता है। 264 से 300A तक पार्ट 12 में आता है। इसमें से 266 इंपॉर्टेंट है जो कंसोलिडेटेड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से डील करता है। 267 कंटीजेंसी फंड है। ये फंड मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे पार्ट 5 में। आप कमेंट्स में बताना कि कौन सा वाला प्रेसिडेंट के पास होता है और जिसे हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। अब 279 ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी रिसेंटली 2016 में ऐड हुआ है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, 280 फाइनेंस कमीशन, ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ेंगे। एंड 300A पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बोला था ना, उसको डिलीट कर दिया था हमने 44th अमेंडमेंट से, तो अब वो किस आर्टिकल में है, 300A में है। सो ये राइट टू प्रॉपर्टी है। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट अकाउंट का फंड का मेन अकाउंट होता है, जिसमें से सारा खर्चा पैसा बजट में जिसको किसनी मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट होना है, सारी चीज़ें आ जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और नो मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट नहीं बोलेगी तो हम नहीं कर सकते। अब दो चीज़ें आती है, चार्ज वर्सेस मेड फ्रॉम। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये नॉन वोटेबल होते हैं। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो ये नॉन वोटेबल होते हैं बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इन्हें डिस्कस कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है। एग्जांपल सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन, जजेस, ओके कैग। एंड एक्सपेंडिचर मेड, जब मेड आता है ना तो उस चीज़ पर वोटिंग की जाती है, सच एज ग्रांट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्री एंड स्कीम। मैंने बताया था ना आपको बजट में कि वोटिंग होती है कि किस मिनिस्ट्री को कितना बजट जाएगा फॉर द ईयर, तो वो मेड में आएगा। और चार्ज्ड मतलब कोई वोट नहीं है, सैलरी, लाइक सैलरी इतनी मिलनी है तो दैट इज फिक्स्ड। अब जो मैंने आपको पूछा था कि कंटीजेंसी फंड के बारे में कि कौन सा फंड प्रेसिडेंट के अंदर होता है, तो ये होता है, ये हमारा इमरजेंसी फंड होता है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो या पार्लियामेंट सेशन में ना हो और बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हमें पैसे चाहिए। और इसमें जो मनी है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ड्रॉन होती है बाय द प्रेसिडेंट विदाउट इमीडिएट पार्लियामेंट अप्रूवल, मतलब नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इमरजेंसी है। After money is drawn from contingency fund, it must be subsequently approved by the parliament through an appropriation act, मतलब पहले मनी निकाली जाएगी, बाद में अप्रूव होगी। एंड जो अमाउंट हमने निकाला है ना वो बाद में रिकूप करना पड़ेगा हमें कंसोलिडेटेड फंड से टू रिस्टोर द कंटीजेंसी फंड टू इट्स ओरिजिनल साइज। नाउ वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। सो जीएसटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A में आती है, की डिसीजन मेकिंग है जीएसटी की। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये बनी है। और जीएसटी को जो चेयर करते हैं दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर कौन है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। नाउ वी हैव फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, आर्टिकल 280 में आती है। प्राइमरी रोल क्या है, फाइनेंस नाम समझ के आपको समझ आ रहा है कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, वो फाइनेंस कमीशन हेल्प करता है। ये 5 साल का टेन्योर होता है, प्रेसिडेंट इसको एस्टैब्लिश करते हैं या पहले भी कर सकते हैं व्हेन एवर ही रिक्वायर्स। और चेयरमैन होता है एक और 4 अदर मेंबर होते हैं अपॉइंटेड, ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट यूजुअली हैव एक्सपर्टीज इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। और जो रिकमेंडेशन है ना फाइनेंस कमीशन की वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं, मतलब मान भी सकती है पार्लियामेंट, नहीं भी मान सकती है। 16 फाइनेंस कमीशन जो रिसेंटली है उनके हेड है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट था पहले अंडर आर्टिकल 19(1)(f), बट इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। एंड नाउ इट हैज़ बीन अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, या स्टैट्यूटरी राइट बोल दो या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल दो। 2 आर्टिकल्स थे, 19(1)(f) और आर्टिकल 31 जो पहले था, मैंने साइड में लिख भी दिया है कि किससे डील करता था, बट अभी नहीं है। अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। एंड एट लास्ट वी हैव पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, बस थोड़े से आर्टिकल्स है वो देख लो। सो आर्टिकल 301 से 307 पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करता है। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब पार्लियामेंट रूल बनाएगी, और 304 में क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट, मतलब स्टेट में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होगी। सो विद दिस आई कंप्लीट पार्ट्स 8 to 13। अब हमारे पार्ट 14 से लेके 22 बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाकर कंप्लीट कर दूंगी आपकी पॉलिटी। एंड देन वी विल सी जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रीजनल बॉडी। तो और 2 क्लासेस में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। एंड मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूंगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एंड पहले वीडियोस आप आगे के देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो पहले वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखना, और मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं पूरी पॉलिटी के, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और सारा कंटेंट है जो भी आता है एग्जाम में। सो हैव अ गुड डे, बाय।